अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। वी हैव गॉट 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स टुडे इन आवर शो टू डिस्कस विद यू। सबसे पहले फैटिफ का इजलास और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान ने तकरीबन सारे ही जो नुकात थे उस पर अमल दरामद कर लिया है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा गया है। बिहाइंड द सीन्स व्हाट द न्यूज़ दैट वी हैव गॉट राइट नाउ इज़ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ओवर द रीजन अगर देखा जाए तो हो रही है कि पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की रीजन में अहमियत, अफगानिस्तान में सूरत हाल और पाकिस्तान का ग्रोइंग रोल किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि उसको लिमिट किया जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ग्रोथ को रोका जाए। तो इन तमाम तर चीज़ों को भी देखेंगे आज प्रोग्राम में। दूसरी जानिब IMF के साथ अनदर इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट की इवेंट्स जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं। IMF से मुराद ये कि पाकिस्तान को अगर IMF से ट्रांच मिल जाती है, ऑल्दो दीज आर वेरी टफ कंडीशंस दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड, लेकिन अगर ट्रांच मिल जाती है तो आपको दूसरी डोनर एजेंसी से भी अपनी डेट रीशेड्यूलिंग में आसानी होगी। और ओवरऑल जो प्रेशर अभी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा ईज ऑफ होगा। तो यहाँ से आपके पास एक दोबारा एक बुल साइकिल या एक बुल स्विंग का इकोनॉमी के अंदर गुंजाइश होती है, जो कि हमने देखा था कि पीक आउट किया था जुलाई के महीने में और उसके बाद इकोनॉमी खुलने की वजह से एक्सटर्नल साइड से पाकिस्तान को मुश्किलात हुई। अब यहाँ पे जाके हम देख रहे हैं कि करंट अकाउंट का नंबर भी कुछ निस्बतन बेहतर आया है। यहाँ से दोबारा रिवाइवल की एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं जिसके तहत हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं उनको कर्व किया जा रहा है और कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हैं यहाँ पे कि रिजर्व्स को डिप्लीट ना होने दें। अभी रिसेंटली रिजर्व्स हमने देखा कि डेट रीपेमेंट की वजह से डिप्लीट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल द लेवल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग शो दैट विल बी हैपनिंग। एंड उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं ऑन कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट अब्दुल रज़ाक दाऊद, उन्होंने ये इंडिया दिया है, क्लियर कट बता दिया है कि नेक्स्ट ईयर वी आर ऑल सेट कि अराउंड $38 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या उनके एग्जैक्ट कमेंट्स हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। मुल्क के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद है कि यह पिछले साल हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और $25 बिलियन के एक्सपोर्ट हम लोगों ने ये अचीव किया। हमारे अगले साल का टारगेट कुल मिल मिलाकर गुड्स और सर्विसेज का $38.7 बिलियन है और गुड्स के लिए $32.1 बिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा तकरीबन 25% इजाफा होगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अभी काफ़ी रॉ मटेरियल्स सिफर हो गया। कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, कोई एडिशनल नहीं है, कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है। तो एक तो ये था। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी तवज्जो दी है। तीसरी बात ये है, हम लोगों ने हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंटरनेशनली कंपेटिटिव प्राइसेस दिए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, उनको सस्ती बिजली मिलती है, तो हमें हमारे एक्सपोर्टर्स को भी वो देना है। फिर इसके बाद एक बहुत अहम चीज़ हम लोगों ने की है कि टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स हमें इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है। किस तरह से एक्सपेंड करेंगे इंडस्ट्री? जब उनको फंडिंग, फाइनेंसिंग सस्ते रेट पर मिले। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम था टर्फ। तो टर्फ से ज़रिए हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने 430 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट्स के LCs खोल दिए हैं और वो माल अभी आ रहा है, इंडस्ट्री इंस्टॉल्स हो गई है और इंशाल्लाह इससे हमारे एक्सपोर्ट्स में यह काफ़ी इजाफा होगा। इसके साथ साथ एक रीजनल कनेक्टिविटी इसके ऊपर हम लोगों ने तवज्जो दी है। पहले लुक अफ्रीका पॉलिसी कि हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बहुत कम जा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक लुक अफ्रीका पॉलिसी बनाई है और लुक अफ्रीका पॉलिसी के तहत हम लोग केन्या गए और अभी हम लोगों ने नाइजीरिया और सेनेगाल में जाएंगे। इसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी
हमारे जो हमसाया मुल्क हैं अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनके साथ रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर तवज्जो दिए और अफ़गानिस्तान के साथ तकरीबन एग्रीमेंट हो चुकी है और उज़्बेकिस्तान के साथ हो गई है और ताजिकिस्तान के साथ अभी काम शुरू होगा और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो भी एग्रीमेंट हो जाएगी। और वो ये जो कनेक्टिविटी है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो हम लोग कहते हैं ये सिल्क रूट रिकनेक्ट, कि पहले ज़माने में ये बड़ा मशहूर था, तो इसको हम लोगों ने दोबारा इसके ऊपर तवज्जो देकर रिकनेक्ट कर रहे हैं। ये जो रीजनल कनेक्टिविटी हमारे एक्सपोर्ट के लिए क्यों फ़ायदेमंद है कि ये उनके लिए भी फ़ायदा है और हमारे लिए भी फ़ायदा है। ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वो चाहते हैं कि उनका माल पाकिस्तान आए, कराची या ग्वादर, वहाँ से उनका माल जाए अफ्रीका, मिडल ईस्ट और फार ईस्ट। हमारे लिए हमारा माल जाए ताशकंद, वहाँ से अदर और मज़ीद सेंट्रल रिपब्लिक्स में जाए और फिर वहाँ से मॉस्को तक जा सके। एक हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिस पे हम डिस्कस करेंगे खासतौर पे एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो इक़दामात अब्दुल रज़ाक दाऊद ने डिस्कस किए हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या इक़दामात मज़ीद लेना बाकी हैं अभी, ओवरऑल एक्सपोर्ट फ्रंट्स पे क्या मुश्किलात हैं और किस तरह की डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। शारिक वोरा साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है KCCI के, बहुत ही इन डेप्थ इनका एनालिसिस होता है पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर के ऊपर, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। चैम्बर्स को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। वालेकुम सलाम सर। देन वी हैव विद अस रहमान हाशमी साहब जो कि फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, खासतौर पे फाइनेंशियल जर्नलिज्म की फील्ड के अंदर और इकोनॉमिक इशूज़ पे इनकी गहरी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस फैसल सुल्तान कादरी साहब जो कि इकोनॉमिस्ट है, खासतौर पे एक्सटर्नल साइड की जब बात की जाती है, एक्सपोर्ट्स की बात की जाती है और फिस्कल पोजीशन की बात की जाती है, तो इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स हैं। इनसे भी ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक पे एक इनका तजिया लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। शाहिद से सबसे पहले आपका फीडबैक। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट की इवेंट्स। एक तो एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए इकदामात जो कि उठाए गए हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में कर रही है ऑलरेडी, वो क्लाउड हो जाते हैं by the events like IMF tough negotiations, FATF और दूसरे political issues। और ये जो एक important economic इक़दामात गवर्नमेंट ले रही है consistently इतने टफ हालात के अंदर, people don't look at those things. What is your take on that? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाकर आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते या इसको अप्रिशिएट नहीं करते। आई थिंक कि एक महदूद जो तबका ऐसा है जो कि चीज़ों को इन डेप्थ जाकर नहीं देखता और उसको ये मौका मिलता है कि वो एक समरी या सरसरी तौर पर उस पर तबसरा करे। बट इन फैक्ट इस वक्त जो स्टेज सेट हुआ है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही हैं ख़ासकर कोविड के बाद, उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा हुई है कि एक जो टेक ऑफ तैयार था अब वो फ्लाई हाई के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज जो रज़ाक दाऊद साहब का क्लिप आपने दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम $38 बिलियन इंक्लूडिंग $6 बिलियन सर्विसेज और $32 बिलियन गुड्स का, आई थिंक ये गवर्नमेंट ने बड़ा मोहतात एक सेफ साइड टारगेट रखा है, क्योंकि जो टर्फ की 430 बिलियन की प्रोडक्टिविटी ऐड हो जाएगी। और मैं ये आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा कि जो लास्ट क्वार्टर होगा 2021 में, उसमें जो प्रोडक्टिविटी और जो वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज़ आएगा पाकिस्तान का, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का। अब रहा सवाल ये कि फैटफ या IMF की वजह से आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे पिछले 1 साल में फैटफ के जो नेगोशिएशंस हैं या IMF के जो नेगोशिएशंस हैं उसका एक्सपोर्ट साइड पर कोई असर नहीं है। हाँ, एक आप ये कह सकते हैं कि एम्बियंस ख़राब हो रहा है, माहौल थोड़ा सा टेंस होता है, अनसर्टेनिटी स्टॉक में थोड़ी बिल्ट होती है, फाइनेंशियल सेक्टर में बिल्टअप होती है। बट एज फार एज प्रोडक्टिविटी इज़ कंसर्न, LSM ग्रोथ इज़ कंसर्न, दैट इज़ माशाल्लाह डूइंग वेरी वेरी वेल। सही है। आई थिंक सर आपका क्या व्यू है कि हाउ डू यू सम अप दीज मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ले लिए हैं, और दूसरी जानिब IMF के ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अभी तक कोई कंक्लूसिव डिस्कशन हम नहीं देख रहे एंड वेरी इंटेंस डायलॉग जारी है अभी भी।
बट अभी भी कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ. देखिए प्रीवियस आप जब देखते हैं ना कि एक्सपोर्ट हमारी लास्ट जो है वो काफ़ी बढ़ी है, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट जो है उसको डिस्करेज भी किया है और एक्सपोर्ट बढ़ी है. तो जब अभी जो रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है तो ये काफ़ी जैसे वोरा साहब ने कहा है कि उन्होंने केयर की है और बड़ा कॉन्शियस रह के इसको वो किया है. एक्सपोर्ट जब तक बढ़ेगी नहीं तो उस वक्त तक आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो एक्सपोर्ट पे तो तवज्जो दें, बहुत पॉजिटिव इंसेंटिव है इनका, और इन्होंने एक पहले से जो है ना अपना टारगेट रख लिया है कि इसको करेंगे. दूसरी बात जो आईएमएफ की बात है, तो आईएमएफ का तो अभी और चंद दिनों में जो इजलास हो रहा है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसी जो पिछला 3 साल इनका कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान के साथ उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उससे और भी प्रॉब्लम्स आएंगी. तो इसलिए काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको देखने की ज़रूरत है इस वक्त. और जो स्पेशली जो FATF की बात भी हो रही है, FATF पे इस पे जो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सबसे अहम जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए. हमारे जो ग्रुप्स हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट को नहीं पर्सनल इंटरेस्ट पे काम कर रही हैं. ठीक है. तो उनको ये चाहिए हर तरफ से. देखिए उसमें जो आखिरी जो अभी एक पॉइंट है, जुडिशल का एक पॉइंट रेज किया गया है FATF की तरफ से, तो उसको हमें देखना. ओवरऑल हमारे यहाँ जुडिशल प्रॉब्लम है, इसको हमें बेहतर करना चाहिए. ठीक है, आई थिंक बहुत ही वैलिड पॉइंट. फैसल साहब, नेक्स्ट ईयर वुड बी द ईयर जहां पे गवर्नमेंट हैज़ टू शो द परफॉर्मेंस, एंड द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्लानिंग कि ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स हम हिट करें 38.7 बिलियन डॉलर्स की. उसमें ऑलरेडी जो इंपोर्ट में रज़ाक दाऊद ने भी बात की, इन्होंने भी बात की कि जो पैसा आपने स्टेट बैंक से लिया इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीनरीज इंपोर्ट कराने का, उसका भी इम्पैक्ट आपको करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत में पड़ा. लेकिन अब जब वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी को आपको बूम करेंगे तो आपके एक्सपोर्ट फिगर्स बहुत स्ट्रांग होंगे. देन अगेन द फोर्थ क्वार्टर इज व्हाट यू सेड विल बी अ वेरी क्रूशियल क्वार्टर. सो द प्लानिंग इज देयर, द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी इज देयर, बट ये क्या करें कि एक्सटर्नल जो आपका एक्सोजेनस शॉक इकोनॉमी को लग गया है कमोडिटी प्राइसेस का, इसने सूरत हाल गुज़श्ता 3 महीनों में काफ़ी ख़राब कर दी है. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए इसमें 2-3 पॉइंट्स नोट करने के, जैसे कि वोरा साहब ने फरमाया, हाशिमी साहब ने, उनको भी रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं. लेकिन जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3-4 सालों से, और परसेप्शन बड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं ऑलरेडी इस गवर्नमेंट के साथ. इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किलात और ज़्यादा हो रही हैं. एक तो ग्राउंड पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इसके हवाले से देखें कि 6 महीने में 2 सर्वे हो चुके हैं. एक सर्वे का रिज़ल्ट ये आया था कि 93% ऑफ जनरल पॉपुलेशन डजंट नो व्हाट GDP इज़ ऑल अबाउट. देन 97% जनरल पीपल डू नॉट नो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. तो जब उनको ये नंबर्स बताते हैं तो वो आई डोंट नो कि अगर कोई अपोजिशन वाला उन नंबर्स को बता रहा हो तो वो एक अपना एंगल इसमें प्रेजेंट कर देगा. मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ इन्फ्लेशन की बात कर लें तो आज मेरे पास 6 नंबर हैं और सारे ओरिजिनल हैं. 2% इन्फ्लेशन, 14% इन्फ्लेशन, ये दोनों SPI के नंबर हैं, दोनों ओरिजिनल हैं. देन 8.8% इन्फ्लेशन, देन 1.96 एंड देन 8.58. ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से चेक. और उसके बाद फिर वो दोबारा से चालू हो गया था. उसके बाद आपने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे आया. सस्टेनेबिलिटी से हम चल रहे थे, लेकिन क्योंकि दोबारा से एक इकोनॉमिक शॉक मिला है इकोनॉमी को, जिसमें इंटरनेशनल जो कीमतें हैं एनर्जी की और फूड कमोडिटीज़ की, रॉ मटेरियल्स की, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. और उसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल सडनली बहुत ज़्यादा हो गया. तो उसके साथ ये फिर एक इम्पेरेटिव बन गया है कि भाई अब हमने दोबारा से करंट अकाउंट डेफिसिट जो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ था, अब दोबारा से वो उभरना शुरू हो गया है, प्राइमरीली इंटरनेशनल शॉक की वजह से. तो उसको अब कैसे हल किया जाए, तो उसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमें IMF की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और IMF के जो ओरिजिनल टारगेट्स थे, अगर उनमें थोड़ी बहुत लचक हमें वो दे दें तो ये प्रोग्राम फिर आगे चल सकता है.
تو یہ ڈپینڈ کرے گا آپ ریزلٹس جو ہیں وہاں پہ اس وقت فائنانس سیکٹری بھی موجود ہے کہ کیا وہ ایگریمنٹ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا. لیکن آئی تھنک کہ دونوں سائڈ سے ایک کوشش ضرور ہے کہ کسی طریقے سے ہو جائے. ٹھیک. ڈاکٹر اب صاحب اس میں مین چیز جو ہے وہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا گردشی قرضے بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کا پلان دیا جائے کہ کیسے آپ زیادہ ٹیرف کو بڑھائیں گے یا زیادہ ریونیو جنریٹ کریں گے یا چوری کم کریں گے, ریسیویبلس کم کریں گے. اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ وہ مانگتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کووڈ کے اخراجات اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کے بھی بے شمار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ ٹارگیٹ سے اوپر ہے. سو اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ریونیو کو اور بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف زور لگا رہا ہے کہ آپ ٹیکس ریٹس کو بہتر کریں, ٹیکسز لگائیں, پٹرول کی قیمتیں اوپر کریں تاکہ آپ کو پیٹرولیم سے جو آمدن ہوتی ہے وہ بحال ہو سکے, سو دیٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی قابو میں رہے. تو یہ ایشوز ہیں, بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ان کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر سب کچھ ایک ہی حلے میں کیا گیا تو وہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے عوام پہ. اگر تھوڑا سا اس کو سیکوینشلی کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ ایک دو دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا اس میں فردر نیگوشیشن. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ یہاں سے ایگریکلچرل ٹیکسیشن کو فردر موبلائز کیا جائے. اراؤنڈ 9.2% آف دی اکانومی ایگریکلچر پہ ہے. ہاؤ ڈو یو سی پنجاب کے اندر کس طرح سے ایگریکلچر ٹیکس کو مزید فعال بنایا گیا ہے, اینڈ واٹ شوڈ بی دی آپٹیمل اسٹریٹجی کہ کس طریقے سے ایگریکلچر انکم کو ٹیکس کیا جائے, اور پیچھے جو ایک بہت ہی بڑا مڈل مین کا رول اور ایک بہت بڑی اکانومی ہے جو کہ ان ٹیکسڈ ہے, سسٹم کا پارٹ نہیں ہے, اس کو کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بڑی دیر سے تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں کسانوں کی آمدن جو ہے وہ بہت لو تھی, بلکہ نیگیٹو تھی, کیونکہ کسان کو اس کی محنت کا معاوضہ نہیں ملتا تھا اور سپورٹ پرائس اتنی کم رکھی جاتی تھی کہ شہریوں کو فائدہ ہو اور جو کسان ہے اس کو اس کی قیمت نہ دینی پڑے جتنی اس کی کاسٹ ہے. سو اب اس سال پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسان کو اچھی قیمت دی جا رہی ہے, اور آگے بھی اب کسان کو ایک قسم کی انٹرنیشنل پرائس دی جائے گی اس کی پروڈیوس کے لیے, اور اس کے ساتھ وہ یہ کنسیڈر ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹیکس کی گنجائش نکلتی ہے تو ٹیکس کو بھی انکریز کیا جائے. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ ایگریکلچر پہ بہت سے ان پٹ ٹیکسز ہیں جو ایگریکلچر کی کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں, اور اس کے لیے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنی گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایگریکلچر میں ان پٹ پرائسنگ کو بھی کم سے کم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار لی جا سکے. ڈاکٹر صاحب ٹورڈز دی اینڈ ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ واٹ آر دا کی ریفارمز جو کہ آپ گورنمنٹ کو سجیسٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ جی ڈی پی گروتھ کے لیے, آلدو ویری ایگریسو ٹارگیٹس وی ہیو آلریڈی سیٹ اراؤنڈ 5% گروتھ آف دا جی ڈی پی. پہلے تو آپ بتائیے کہ ہاؤ کانفیڈنٹ یو آر کہ یو ول بی ایبل ٹو میٹ اٹ, اور اس کو فردر ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے واٹ آر دا کی اسٹیپس جو کہ آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے میری نظر میں اس وقت سب سے بڑا ہمارے اوپر جو چیلنج ہے وہ انرجی کا ہے, اور وہ چیلنج اس طرح سے ہے کہ ہم نے اپنی انرجی کی ضروریات امپورٹڈ ایندھن سے وابستہ کر دی ہیں. یعنی کہ جب بھی ہم انرجی بناتے ہیں تو ہماری امپورٹس اوپر چلی جاتی ہیں. نمبر 2, ہمارے جو یہ پلانٹس ہیں ان میں جو کیپٹل کاسٹ ہے وہ بہت انہینس کر کے بنائے گئے ہیں, جو کہ ایک بہت زیادہ اس کی پھر ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑ رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو فیول ہے ان پلانٹس کا وہ امپورٹڈ ہوتا ہے, اور کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل انرجی پرائسز دگنی ہو چکی ہیں
तो हमें भी वो उसी तरह पड़ रहा है और हमारा एक किस्म का बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती जा रही है। अब इसका जो मसला है वो तो एक मतलब सोचने में तो आसान है कि ये इम्पोर्टेड जो ईंधन है इसकी जगह हमें डोमेस्टिक फ्यूल की तरफ जाना है और डोमेस्टिक फ्यूल में शमसी तवानाई भी आ जाती है, क्योंकि शमसी तवानाई ऐसी चीज़ है जिसका आपको फ्यूल नहीं लेना पड़ता और वो आजकल बहुत सस्ती भी है, तकरीबन 1.5 सेंट पे। कल ही मैंने देखा है सऊदी अरेबिया ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट 1.48 सेंट्स पर किलोवाट आवर पे, और हमारी कॉस्ट जो है अगर आप कैपेसिटी पेमेंट भी निकाल दें बीच में से फिर भी वो कोई 8-10 सेंट तो बन जाती है, जो बहुत महंगी है। सो मेरे पास जो एक 1 पॉइंट एजेंडा जो मैं कहूँगा वो ये है कि आप एनर्जी में तेज़ी से शमसी तवानाई लेके आएँ ताकि ये सस्ती हो, बिजली सस्ती होगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी ज़राअत चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ख़त्म होगा, आपके बहुत से फायदे होंगे। लेकिन इस इम्पोर्ट बिल से हम नहीं आगे चल सकते और ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हम चाहते हैं एनर्जी में कि ये एक्सपोर्ट्स इम्पोर्टेड एनर्जी की बजाय डोमेस्टिक होना चाहिए, इस पे जल्दी से जल्दी अपन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। अच्छा, 1 पॉइंट एजेंडा फोकस टुवर्ड्स एनर्जी, डू यू अग्री विद दैट फैक्ट? जो डॉक्टर सलमान शाह साहब कह रहे हैं सोलर एनर्जी, देखिए सोलर एनर्जी की जो कैपिटल कॉस्ट है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अभी तक नहीं है। मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में आपको ये कहा था कि वो तबका जो कि बिजली से महरूम है, वो तबका जिसके पास एक बल्ब जलाना या एक पंखा चलाने की बिजली नहीं है, आप सबसे पहले तो सोलर एनर्जी उसको दें, सही, बजाय इसके कि आप उस इंडस्ट्री को जिसको एक तरफ तो आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको बिजली फराहम भी कर रहे हैं ताकि आप डॉलर्स कमा सकें, उसको भी बिजली सस्ती करने का एक तरीका ये है कि आप पहले डोमेस्टिक कंज्यूमर को, वो डोमेस्टिक कंज्यूमर जो के लिए सही, वो ज़रूर दें, लेकिन एक मेजर पोर्शन उस तबके को भी दें जो बिजली अफोर्ड नहीं कर तो सकता। आप कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो अफोर्डेबल सोलर एनर्जी का सेटअप लगाने के लिए आसान अकसाद पे लोन फराहम किए जाएं, इज दैट व्हाट यू सेइंग? That's what सिंध गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड। सही। आई एम नॉट श्योर कि कितना उसमें सक्सेस है, बट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस आई नो कि सिंध गवर्नमेंट ने उसमें कोई ना बिकॉज कोई मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लोगों का जो इनकम है उसका ज्यादा परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जाता है, तो ज्यादा इम्पैक्ट, मार्जिनल बेनिफिट उनको होगा उनको होना चाहिए। दूसरा बाकर एक पॉइंट ये है कि देखें अभी सिद्दीकी साहब एक बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन में इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद बहुत कम है। अच्छा, हमारी अपनी जो गलत प्लानिंग है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मसलन ये कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इसलिए महंगी नहीं है कि दुनिया में तेल महंगा हो गया है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसलिए महंगी है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। सही, आज कराची में करोड़ों लाखों मोटरसाइकिल्स जो हैं वो लाखों लीटर ऑफ ऑयल कंज्यूम करते हैं। सही। यही अगर कराची के 3 करोड़ लोगों के लिए Mass पब्लिक transit ट्रांसपोर्ट system सिस्टम होता, रेलवे होता, तो आपका एक तो इम्पोर्ट बिल कम होता, आपका स्पेयर पार्ट्स का बिल कम होता। तो एक्चुअली ये जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं ये तो आपके बस में नहीं है। ये आज भी अगर $85 का क्रूड हो गया है, हो सकता है कि अगले 20 साल में ये $185 का हो जाए। वजह उसकी ये है कि नेचर जो है उसके खिलाफ तो आप लड़ नहीं सकते। आपने भी पढ़ा होगा और मेरे ख्याल में पैनल में और किसी ने भी पढ़ा होगा कि दुनिया में जो लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे उनके यहाँ ड्राउट आया, सही, वहाँ बारिश नहीं हुई, सही। तो वो बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी गई इलेक्ट्रिसिटी। यूरोप में वो ममालिक भी हैं जिन्होंने विंड और सोलर लगाया और वहाँ विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई और उनके जो विंड पावर है वो पैरालाइज हो गई। सही, द पॉइंट इज़ कि ये जो एनर्जी है ये कुदरत ने अपने पास रखी हुई है, आपने इसको हार्नेस तो ज़रूर करना है, बट जो मोबिलाइज करती है सोसाइटी को जो चीज़, जो
غریب آدمی جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اکانومی میں, جس کی وجہ سے میں اور آپ سب زندہ ہیں, اس کی ٹرانسپورٹیشن کو سبسیڈائز کرنا چاہیے, صحیح, اس کو پبلک ٹرانسپورٹ دینی چاہیے, اس کو سستی بجلی دینی چاہیے. سب سے پہلا حق جو شمسی توانائی کا ہے وہ اس طبقے کا ہے. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جی سر, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ میں ورا صاحب کی بات سے ایگری کروں گا اور اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا کہ آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کراچی میں جو سرکلر ریلوے تھی اس کو آپ دیکھیں 58 کے قریب ہمارے یہاں تھیں. اس کے علاوہ جو KTC کراچی ٹرانسپورٹ سروس تھی 180 کے قریب بسیز ان کی تھیں, جس میں سے اب ایک بھی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ بائک لے کے جائے اگر اس کو آپ بہتر ٹرانسپورٹ مہیا کریں, تو اس سے آپ کی امپورٹ کم ہوگی پارٹس کے حوالے سے. اور تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو نیچرل ریسورسز ہیں انرجی کے, ان کو زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور اس کو یہ ورا صاحب نے جیسے کہا کہ ہم سبسڈی دیں, اس کی بجائے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیول پہ اس پہ کام کرے. جیسے ونڈس کا ہے تو کراچی میں رہتے ہوئے, اور ونڈس کی تو یہاں کمی نہیں ہے, تو گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے بنسبت جو دوسرے ریسورس ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے انسائٹ دی. ناظرین, دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز آپ ٹاپ لیول کے اوپر دیکھتے ہیں کہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور انہوں نے سرکولر ڈیٹ کے اوپر فوکس کیا ہے. بٹ سرکولر ڈیٹ کو اگر آپ کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ہسٹری کے پرانے خراب کانٹریکٹس, اس میں زیادہ ریٹ آف ریٹرن, اس سے اور پھر اس کے اندر انیفیشنسیز کہ آپ نے اوور بلنگ کی ہے, اوور چارجنگ کی ہے پاور پلانٹس نے بہت زیادہ, اور پھر اس سب چیزوں کا برڈن بن کے آپ کو 2.3 ٹریلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ نظر آتا ہے. پھر نیکسٹ لاجیکل کویشچن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ختم کرنے کے لیے فیز وائز مینر میں اپنے آپ کو آلٹرنیٹیو انرجی پہ شفٹ کریں. سو یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں, بیکاز اگر آپ اچھی پالیسی میکنگ کی بنیاد ڈالیں گے تو اس کے ثمرات آپ کو آج نہیں اگلے 4-5 سال میں آنا شروع ہوں گے. ڈو یو اگری ود دا فیکٹ؟ آئی اگری ٹو یو. لیکن اس سے پہلے جیسے سلمان شاہ صاحب نے ایک بات فرمائی کہ بیلنس آف ٹریڈ کا ڈیفیسٹ کم ہو گیا تھا IMF نے جو انیشلی ہمیں پیکیج دیا تھا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے, اور یہ عام طور پہ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں. بٹ اس کا بھی آپ دوسرا سائڈ دیکھیں کہ IMF کے اس پیکیج کے اندر جون 2019 میں وہ جو انہوں نے بات کی تھی مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ, جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اس زمانے میں ایکسچینج ریٹ 121 روپے تھا. مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ پر جو آپ پاکستان کی جو ٹیم تھی وہ اس ٹرم پر نیگوشیٹ نہیں کر سکی, اس نے بھی ایگری کر لیا اور وہ سائن کر دیا. اس کے بعد سے آپ محترم گورنر اسٹیٹ بینک صاحب کے مختلف انٹرویوز ہیں, آپ اس کو سرچ کر لیں. جون 2019 میں, 18 میں, 2021 میں انہوں نے 3 کلیئر آبجیکٹیو بتائیں. ان سے کوئی بھی اگر جرنلسٹ یہ پوچھتا تھا کہ آپ یہ مارکیٹ بیس پر کیوں گئے, تو انہوں نے کہا نمبر 1 بیلنس آف پیمنٹ کا جو ڈیفیسٹ تھا خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا, اس کو کم کرنے کے لیے. اس کا ریزن تھا بیلنس آف ٹریڈ, اس کے ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے. 3rd امپورٹس کم ہو جائیں, اینڈ دین انہوں نے وہی بات کی جو ورڈ صاحب نے فرمایا تھا کہ انڈسٹریلائزیشن کے لیے. یہ 4 چیزیں انہوں نے کہی, اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ اس پالیسی کا مقصد کیا ہے, وہ یہ 4 چیزیں گنواتے تھے. اور 2019 کے بعد ان میں سے 3 چیزیں صحیح ثابت ہونے بھی لگی, یعنی بیلنس آف ٹریڈ کا ڈیفیسٹ کم ہونے لگا, امپورٹس کم ہونے لگی, بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہونے لگا. کچھ عرصے پہلے وہ پازیٹیو بھی ہو گیا. اب آپ اخبارات پڑھیں تو وہ اس کو اسی پالیسی کے تناظر میں دیکھتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے. دیکھیں 2019 میں جب کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد پوری جو گلوبل اکانومی شرنک ہونے لگی, پیٹرول پرائسز 0 پہ ہو گئی, ایون نیگیٹو بھی ہو گئی, تو اس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بل بہت حد تک کم ہو گیا. دوسرا, آپ مشینری امپورٹ کرتے تھے, مشینری امپورٹ آپ کی انڈسٹریز بند ہو گئی تھی, تو امپورٹس میں بہت زیادہ کمی ہو گئی, تو اس کی وجہ سے وہ بیلنس آف ٹریڈ کا گیپ کم ہوا. اب آپ پڑھیں کہ جیسے جیسے اکانومی ریوائیو کر رہی ہے, ہم 2019 والی پوزیشن پر ہیں. تو صرف اس میں ایک بات ہے کہ ایون آج کے دن تک بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1956 ایکٹ کے تحت پارلیمنٹ میں ہر مہینے رپورٹ جمع ہوتی ہے محترم اسد کیسر صاحب کے پاس. تو پارلیمنٹیرینس کو چاہیے کہ ایک مرتبہ ان کی ٹیم کو بلا کر کہیں کہ جو 4 آبجیکٹیو سیٹس کیے تھے وہ کس حد تک اچیو ہوئے ہیں, اور اگر وہ اچیو نہیں ہوئے ہیں تو کائنڈلی اس ایک چیز کو تو سخت نظر ثانی کی ضرورت ہے. I'm just trying to understand. پہلے مینجڈ فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ تھا, جی, اب مارکیٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر آئے, لیکن اس میں بھی اسٹیٹ بینک کچھ اس کے اندر آپ انٹروین کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اسپیکولیشن کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا ہے. جی بالکل. سو یو فیل دیٹ اٹ شوڈ بی ٹیکن بیک ٹو مینجڈ فلوٹنگ؟ جی دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, جیسے مجھے تو پتا ہے آپ کا بڑا کلیئر اسٹانس ہے کہ مارکیٹ بیس ایکسچینج. نہیں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا اکنامک ریشنل, اس کے پیچھے کیا اکنامک ریشنل ہے. اگر آپ دنیا سے ایک چیز امپورٹ کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ریٹ پہ ہی امپورٹ کروں گا, اور امپورٹ کرتے چلے جاتے ہیں, اور اپنی ایکسپورٹ کو کہتے ہیں کہ ان کو
एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में जब सब एक्सचेंज रेट अपना डिवैल्यू करके अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहे हैं. So you want to keep it at 100 नहीं हाँ, एंड उसके बाद आपने रिजर्व से उसको सपोर्ट करते रहे. ठीक है. Is that what you're saying? हाँ एग्जैक्टली. देखें मसला क्या है, Exactly, you're saying exactly your. मैं एग्री, बट तो आप ये समझ रहे हैं कि आप रिजर्व्स अपने कम करें या रिजर्व डिप्लीट करें? लेट मी इसमें एक अगर इजाजत हो, जी जी मैं एक इंटरफेयर कर रहा हूं. जी जी प्लीज. देखिए बाकर जो मैनेज्ड रेट है ना, उसको तो मैं समझता हूँ कि हम ट्राई कर चुके, बहुत दफ़ा ट्राई कर चुके, इंडिपेंडेंटली 100% ऑनेस्टी के साथ जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज सिस्टम है नीड, उसको आप जारी और सारी रखें. होता ये है कि हम आधे वक्त जब देखते हैं पैनिक हो जाते हैं तो हम उसमें इंटरफेरेंस करना शुरू सही करते हैं. सही वहाँ चीज़ें ख़राब होती हैं. सही. ये जो पाकिस्तान में पिछले 20 साल में दोनों सिस्टम्स को मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने ट्राई किया और नाकाम हुए. मैनेज फ्लोटिंग भी नाकाम हुए. मैनेज बिकॉज़ इवेंचुअली यू हैव टू कम बैक टू मार्केट ड्रिवन जब आईएमएफ के पास जाना है. जब IMF के जाना है, इसलिए कि वो आपको इसी तरह टैक्सेशन में है. हम थ्रू चेंबर्स कहते हैं कि जी फिक्स टैक्सेशन करें, IMF कहता है नो वे, हम तो आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर पैसे देंगे. तो वो चीज़ें जो आपकी बिल्कुल मजबूरी हैं, आप उनको टच ना करें. उन हालात में रहते हुए आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें. एक पॉइंट मैं आपका जो आप अभी बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहे थे, और वो था सर्कुलर डेट के बारे में. मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि थोड़ा डिफरेंट है. वो ये है कि जब आपके पास इतना बड़ा सर्कुलर डेट है, आपने महंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ पावर हाउसेस लगा लिए हैं और आपको अब सॉवरेन गारंटीज भी दे चुके हैं, तो बजाय इसके कि इसको क्रिटिसाइज किया जाए, अब इसको मार्केट की जाए. इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की शदीद ज़रूरत है. आप उस प्रोडक्ट को बेचें. ये मत कहें कि जी ये गलत हो गया, सही हो गया, जो हो गया वो हिस्ट्री हो गया. अब क्या करना है, वो ये करना है कि ये जब कैपेसिटी आपके पास 32,000 मेगावाट की अगर है, आई कैन बेट कि आज पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट जो है वो 40,000 मेगावाट से ज़्यादा है. पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए नहीं हो रही कि कराची के जो है वो एक साल लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं देती. दैट्स अ बिग फैक्टर. दैट्स अ बिग फैक्टर. तो सर्कुलर डेट को भी कंट्रोल करने का मैं समझता हूँ थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर है, बट व्हेन यू स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्ट्री, तो वो अपना डेट भी संभाल लेगी और अपनी रीपेमेंट की कॉस्ट को भी संभाल लेगी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दैट. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने का. फैसल साहब नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. रहमान साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. नाज़रीन, और इट ऑल बॉइल्स डाउन टू efficient use of electricity and efficient use of power. जो 2.3 to 2.5 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर जिसको IMF भी यूज कर रहा है. आप करंटली अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. रज़ाक दाऊद साहब ने बताया कि एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री को उन्होंने मराद देके इंटरनेशनल प्राइसिंग के बराबर लेकर आ गए. लेकिन इस सर्कुलर डेट के साथ आप कितने अरसे तक उसको सस्टेन कर सकते हैं, दैट्स अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क. बिकॉज सर्कुलर डेट का ख़त्म होना, कम होना, रुकना ये बहुत ज़रूरी है. यहाँ से आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, आपके कंज्यूमर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल पे करते हैं, प्लस फिर उनको इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है एनर्जी प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, ओवरऑल आपकी इन्फ्लेशन साइकिल पे इम्पैक्ट आता है. इसको नीचे आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आम आवाम सिर्फ ये जानती है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, उसकी कैपेसिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज वो कम हो गई है. बहुत ज़्यादा फैंसी टर्म्स आम आदमी नहीं समझ पाता. लेकिन आपको ये भी समझना है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का प्रेशर है, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑल इट कैन कि यहाँ से आवाम को सपोर्ट किए जाए. और जैसे ही साइकिल रिवर्स होता है, प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, तो लोकल प्राइसेस भी एनर्जी की डिक्रीज होंगी. इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है. अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.